अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में देखा कि कहाँ से उसका ओरिजिन है रिगार्डिंग डायरेक्ट लाइन सेगमेंट और वेरियस डेफिनेशंस हमने देखी। कुछ डेफिनेशंस उसमें पेंडिंग है, वी विल इंशाल्लाह डिस्कस दोज डेफिनेशंस टुडे। तो एक और डेफिनेशन ये बनती है जिसको कि हम बोलते हैं इक्विलिब्रेंट वेक्टर। इक्विलिब्रेंट वेक्टर इक्विलिब्रेंट वेक्टर क्या होता है? A single vector which balances two or more than two vectors is called equilibriant vector. It is always equal and opposite to that of the resultant of the given vectors. ये क्या मैं कहना चाहता हूं? You just watch. For example, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। वेक्टर मैं इजी बनाने के लिए यूज करता हूं फोर्स फोर्स फोर्स, अदरवाइज इट कुड बी वेलोसिटी, इट कुड बी एक्सेलरेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फोर्स के साथ आपका डेली लाइफ में काम होता है, जल्दी समझ में आता है, तो बेटर टू यूज फोर्स। मान लीजिए एक रॉक है, एक पत्थर है, उसको दो आदमी खींच रहे हैं, एक यहां से दूसरा यहां से। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, तो इट इज एविडेंट कि बॉडी बीच में से चली जाएगी, बीच में से। ऐसा ही होगा डेफिनेटली कि एक पत्थर को खींचने पर अगर दोनों फोर्सेस बराबर है तो ये बीच में से बॉडी चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए ये 10 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है, तो बॉडी इसी के बीच में से चली जाएगी, यहां से यहां तक उसका एरिया है, मगर वो कुछ लगभग इसके नजदीक चली जाएगी क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है। अब ये पता नहीं, हम जनरल में लेते हैं कुछ भी, ये फोर्स कुछ हो, ये फोर्स कुछ हो। फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर मैंने लिया, ये बी वेक्टर मैंने लिया। अब जब ये दो इस बॉडी को पुल करते हैं, इस पत्थर को पुल करते हैं, मैं चाहता हूं कि ये पत्थर मूवमेंट ना करे, ये मूव ना करे, तो दैट मीन्स मुझे और एक फोर्स अप्लाई करना है। वो फोर्स कुछ ऐसा होगा, कुछ यहां से होगा, मगर वो किस एंगल पर, कहां पर मैं डालूं, किस तरह हो सकता है वो ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो, कुछ भी उसका एंगल हो सकता है। ये डिपेंड है कि मुझे पहले इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इन दो का। मे बी वो रिजल्टेंट ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर टाइम बीइंग, दैट मीन्स जो इन दो का रिजल्टेंट है उसके अपोजिट में जो फोर्स मैंने अप्लाई किया उसको मैं कहूंगा इक्विलिब्रेंट फोर्स। ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ये जो दो वेक्टर्स है उनका जो रिजल्टेंट मैंने निकाला उसके अपोजिट हो जाता है, उसको मैं इक्विलिब्रेंट वेक्टर कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एफ होगा तो ये माइनस एफ होगा। वेक्टर दोनों है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो बॉडी स्टेशनरी रहेगी। अब इतना ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर्स मैंने लिए, हो सकता है 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो। इंशाल्लाह वी विल डील विद दोज वेक्टर्स जहां पर मोर देन 2 वेक्टर्स एक्ट करते हैं, दैट्स पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स। हम जब ज्यादा दिखते हैं बुक्स में तो हमारा वहां पर ज्यादा फोकस होता है 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स। जब हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स लगाते हैं या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स लगाते हैं, मगर खाली दो ही फोर्सेस नहीं हो सकते हैं, फोर्सेस कैन बी इनफाइनाइट। तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम? तो कैसे हम उसको, क्या मैं अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 फोर्सेस है, क्या मैं 10 बार उसमें ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स लगाऊं या 10 बार मैं उसको पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स लगाऊं? तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है और एक लॉ होता है, दैट इज पॉलीगॉन लॉ वेक्टर्स। लेटर ऑन हम वो उसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद और एक
ये जो आता है वेक्टर होता है वो होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर को दूसरा नाम हम बोलते हैं जीरो वेक्टर भी। null vector or zero vector. The vector whose magnitude is zero and no sense of direction, it is called null vector or zero vector. कहने का मकसद क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं एक्सेलरेशन हमें पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मैं अगर बोलूं कि a body is moving with a constant velocity, that means there is no change in the velocity. जब change in velocity नहीं है, change in velocity नहीं है, तो हम बोल सकते हैं acceleration इसकी जीरो है, तभी उसको हम बोलते हैं acceleration vector is equal to zero. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐसे ही करूँ, मैं एक फिगर बनाऊँ, सिंपल सा एक VT ग्राफ लेते हैं, ये velocity है, ये टाइम है, 1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसा हो रहा है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कितनी थी एक्सेलरेशन, ये इस पॉइंट पर कितनी एक्सेलरेशन, आप बोलोगे a इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर कितनी थी दूसरी जगह, आप बोलोगे a, चलो इसको a1 इसको 2 नाम रखते हैं, 4/2 इज इक्वल टू अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A3 कितना है, 6/3 होता है फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर A4 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन हर जगह यहाँ पर कांस्टेंट है, मगर यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। वेलोसिटी यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर फिर 4 थी, यहाँ पर 6 थी, यहाँ पर 8 थी, विद द चेंज इन टाइम। जब टाइम 1 था, 1 सेकंड था, वेलोसिटी उस वक्त 2 थी। जब 2 सेकंड्स था, वेलोसिटी उस वक्त 4 थी। जब 3 सेकंड्स था, वेलोसिटी उस वक्त 6 थी। जब 4 सेकंड्स था तो वेलोसिटी उस वक्त 8 थी। चेंज इन वेलोसिटी हो रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। मगर जब अब ऐसा है कि हम बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते हैं, मैं चेंज इन वेलोसिटी नहीं करता हूं, मैंने ऐसे किया, मींस टाइम 5 6 7 8 9 10 सो ऑन एंड सो फोर्थ, मान लीजिए यहाँ पर 11 है। हम देखते हैं कि जब यहाँ पर टाइम तो इंक्रीज हो रहा है मगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इस ग्राफ को इस पोर्शन में कहूंगा कि यहाँ पर ए वेक्टर 0 है, ए वेक्टर 0 है, क्योंकि यहाँ पर इस पोर्शन में चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर था बस। तो ये एग्जांपल हो सकती है ये नल वेक्टर है जीरो वेक्टर की। या फिर आपको पता है राइट फ्रॉम बिगिनिंग 9th क्लास से हमें पता होता है जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये हमें पता है। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी, velocity vector of a stationary body is zero vector, that is v vector is equal to 0, किसका, stationary body का। So this was regarding null vector or zero vector। आप ये examples अच्छी तरह दे सकते हो।